सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी की दो बड़ी स्ट्रेन्स हैं, एक मजहबी और दूसरी लसानी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट की रोशनी में देखें तो इन दोनों स्ट्रेन्स का मरकज़ अफगानिस्तान है, जो पाकिस्तान में काम करने वाली 3 बड़ी दहशतगर्द तंजीमों की आमाजगाह यानी एपी सेंटर बना हुआ है, जिसमें TLP, दाइश और BLA शामिल हैं। इन तंजीमों को अफगान तालिबान की मुकम्मल पुष्पनाही हासिल है। यही वजह है कि अफगान सरजमीन पर कायम दहशतगर्दी के मराकज़ को ख़त्म करने के लिए ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ का आगाज़ किया गया, जिसमें अब तक 81 अहदाफ को निशाना बनाया गया, जहाँ दहशतगर्दों का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर और असलहा डिपोज मौजूद थे। इस हकीकत का इकरार अब अमरीका की जानिब से भी किया गया है। अमरीका की इंटेलिजेंस कम्युनिटी की जानिब से सालाना थ्रेट रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि पाकिस्तान ने दहशतगर्द ग्रोहों की मौजूदगी के बायस अफगानिस्तान में कार्रवाइयाँ तेज़ की हैं। लिहाजा खित्ते में पायदार अमन के लिए तालिबान को पाकिस्तान मुखालिफ शिद्दत पसंदों से ताल्लुक़ ख़त्म करना होगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से ये मुतालबा गुज़िश्ता कई सालों से मुसलसल किया जा रहा है। DG ISPR का कहना है कि पाकिस्तान बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन पहले दहशतगर्दों को हमारे हवाले किया जाए। उनका यह भी कहना था कि यह फैसला अफगान तालिबान को करना है कि उनके लिए कौन अहम है, दहशतगर्द या पाकिस्तान, क्योंकि दहशतगर्दों की तश्कीलें ज़्यादातर अफगानिस्तान से आती हैं और उनके लीडर खारजी नूर वली, खारजी बशीर ज़ेब और खारजी गुल बहादुर भी वहीं पर मौजूद हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में गुज़िश्ता रोज़ एक अहम पेशरफ्त हुई जब वज़ीर आला बलूचिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नौजवान लड़की लाइबा को पेश किया, जिसे BLA ने खुदकुश हमले के लिए तैयार किया था, जिससे इस बात का अंदाज़ा बखूबी लगाया जा सकता है कि कौमियत के नाम पर दहशतगर्दी करने वालों के नज़दीक ख़वातीन के एहतराम और बलोच रवायात की क्या अहमियत है, ये क्या मामला है और मजमूई तौर पर दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कार्रवाइयों के क्या नताइज निकल रहे हैं। इसी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, फरा अजीम शाह, मेंबर बलूचिस्तान असम्बली हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि जो BLA की जानिब से हम देख रहे हैं कि ख़वातीन का इस्तेसाल काफ़ी अरसे से जारी है, लेकिन ये जो लाइबा की गिरफ्तारी हुई है, ये गिरफ्तारी बताया गया कि ह्यूमन इंटेलिजेंस की बेस पर हुई है और पब्लिक ने कोऑपरेट किया है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ, और ये जब जाके मुमकिन हुई है। सो ये जो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हुई है आवाम की और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में, जो एक नैरेटिव चल रहा था एक ज़माने से कि जी दहशतगर्दी, लापता अफराद और ये सारा कुछ, क्या इसमें ये कॉन्फिडेंस अब रिस्टोर हुआ है, एतमाद साजी हुई है, और ये कितनी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सारे प्रोसेस में? बहुत शुक्रिया। देखिए, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यकीनी है, और स्पेशली मेरे ख्याल में विद रिसेंट गवर्नमेंट जो है सरफराज भुगती की, और उसके बाद से हमने जो देखा है कि स्पेशली जो उनका एक रिलेशनशिप मैंने जो डाउन टू जो लोकल लोगों के साथ है, चाहे पश्तून है, बलोच लोगों के साथ है, वो इंटरेक्शन है, तो वो ज़्यादा नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से एक ट्रस्ट पास में हमने देखा है कि ट्रस्ट डेफिसिट था, लोग दाएं क्वार्टर से बाहर निकलते नहीं थे, विजिट्स नहीं करते थे, इंटरेक्शन नहीं करते थे, तो फिर उन्होंने फिर एक प्रोएक्टिवली देखें, फिर ये होम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो प्रोएक्टिवली ये चीज़ें उसको टैकल कर रहे हैं। और मेरा ख्याल में उसके बाद से ये जो स्टेप या जो लाइबा जो पकड़ी गई ह्यूमन इंटेलिजेंस में, सो क्रेडिट जाता है बलूचिस्तान के लोगों को। रियलाइजेशन है, देखिए बलूचिस्तान में तरक्की होगी, और यही तो लोग दुश्मन नहीं चाहते हैं, जो हॉस्टाइल एजेंसी वो नहीं चाहते हैं। आप देखेंगे जो लोग कितने ग्रेवेंसेस की बात करते हैं, तो ग्रेवेंसेस क्या है, यहाँ वहाँ पे तरक्की है, CPEC है, तरक्की है, गवादर के डेवलपमेंट वहाँ पे तरक्की है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, तरक्की है, सेंडेक है, कॉप, और इसके बाद रेकोटिक है, अगर वहाँ पे काम होता है तो तरक्की है। तो वो लोग नहीं चाहते हैं हॉस्टाइल एजेंसीज या दूसरे वो ममालिक है कि वो चाहते हैं जब तरक्की हो जाएगी तो यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं होंगे। सो देयरफॉर देखें कि अब वो कोई ये सेपरेटिस्ट मूवमेंट भी नहीं है, अब तो पैसे की गेम है, प्रॉक्सीज हैं बेसिकली, और ये इंडिया की प्रॉक्सीज है। और बलूचिस्तान स्पेसिफिक जब हम भी बात देखते हैं तो ब्रास है, ब्लास 2018 में इंडियन रॉ ने अफगानिस्तान में काबुल में बनी, और बलोच राजी अजाविद सांगड़, तमाम बलोच दहशतगर्द तंजीमें जितनी थी उसमें उन्होंने उसको यहाँ पे जमा किया था, और उनका मैंडेट था बलूचिस्तान एंड कराची। वो 2020 में फिर इसको उन्होंने एक कंसोर्शियम बनाया, फिर TTP इनके साथ मिल गई थी।
और आज देखें जब इस बच्ची का इंटरव्यू हुआ तो उसने दो चीज़ें कंफर्म हुई कि एक तो इनका जो नेक्सस है विद टीटीपी दैट हैज बीन एस्टेब्लिश, जिस तरीके से इसको बताया, इसको ट्रेन किया गया, उसको खुद का शमले के लिए, तो वो टीटीपी के लोग थे। और इसके अलावा सेकंड, और फिर एक को नसरुल्लाह पकड़ा गया था पिछले साल, वो चमन से क्रॉस कर रहा था तो पकड़ा गया, तो ही सेड ही वाज फैसिलिटेटेड, जितनी थी वो बीएलए वालों ने की, और बशीर ज़ैब की उन्होंने बताया प्रेजेंस है काबुल में। और फिर अभी आप देखें फिर सेकंड एंगल यहाँ पे ये भी हुआ देखें कि जो BY साथ बलोच यकजहती कार्ड के साथ लिंक एस्टेब्लिश होता है वो डॉक्टर सबिया के साथ। सो देखे BYC एक प्रॉक्सी है BLA मजीद ब्रिगेड की, एक रिक्रूटमेंट ये प्रोवाइड करते हैं, तो वो है। तो मेरे ख्याल में ओवरऑल हम कह सकते हैं कि अवेयरनेस है लोगों में, एजुकेशन, आप समझ लें जिस तरीके से पास्ट काफ़ी अरसे से लोगों में ये खदशात थे, अब अवेयरनेस हुई तो देयरफॉर दे आर रिपोर्टिंग जो भी सस्पिशियस एक्टिविटीज़ कहीं पे होती। राइट, ठीक है। फराज साहब ये बताएं कि ये BLA की जानिब से ख़वातीन को दहशतगर्दी के लिए यूज़ करने के काफ़ी वाक़यात काफ़ी अरसे से हमारे सामने आ रहे हैं। लाइबा की कहानी जो है या इसकी जो रिक्रूटिंग से गिरफ्तारी तक का सारा प्रोसेस है, ये कितना सिग्निफिकेंट है? हाउ वुड यू डिस्क्राइब दिस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप देखें कि कल जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की चीफ़ मिनिस्टर साहब ने, और लाइबा की कहानी उसी की ज़बानी आप लोगों ने सुनी। देखें, बलूचिस्तान को ज़रा मैं 2-3 पर्सपेक्टिव में आपके सामने रखना चाहूँगी। एक तो ये बिल्कुल सही बात है कि ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं या कलअदम तंजीमें हैं या फितनतुल हिंदुस्तान है, BLA, BLF या BYC की शक्ल में, ये वाकई वहाँ पर एक्टिव हैं और फंडेड बाय ऑफ कोर्स जो हमारे एनिमीज़ हैं वो उनको फ़ंड भी कर रहे हैं ताकि वो इंतशार फैलाएं बलूचिस्तान में। और हमें बहुत अच्छे तरीके से जो हक़ाइक़ हैं इसके पीछे हम कई बार इस पर डिस्कस भी कर चुके हैं, और हमारे सुनने वालों को भी बड़े अच्छे तरीके से पता है कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन किस तरीके से इस्तेमाल होती रहती है जो हमारे बलूचिस्तान में वहाँ पर दहशतगर्दी फैलाने के लिए। देखिए, ये हक़ाइक़ तो हैं, और हमें ये भी पता है कि दुश्मन नहीं चाहता कि पाकिस्तान जो है वो पुरअमन हो या तरक्की करे, और बलूचिस्तान ऑफ कोर्स बलूचिस्तान पाकिस्तान के लिए बिज़नेस हब की शक्ल में सामने आ सकता है अगर वहाँ पर इस किस्म की सिक्योरिटी इश्यूज़ ना हो तो। लेकिन हमें ये भी देखना है कि दुश्मन जो है वो आपके ऊपर वार कहाँ करता है, दुश्मन आपकी कमज़ोरी पे वार करता है। और जिस तरीके से अब ये जो मुट्ठी भर लोग हैं फितनतुल हिंदुस्तान, ये तो वहाँ पर एक्टिव हैं, लेकिन हमने ये देखना है कि जो बहुत बड़ी तादाद में हमारी यूथ जो हमारे ही सिस्टम से मायूस होकर उनकी तरफ डाइवर्ट हो रही है। असल तो काम ये है कि हमें अपनी कमज़ोरियों पे काम करके अपनी यूथ को बचाना है। और जिस तरीके से अब आप ये देखें कि हमारी जो बच्चियां हैं, अच्छा ये भी हकीकत है कि ये जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स थे या ये जो कलअदम तंजीमें हैं, ये मुख्तलिफ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जाकर इस बात का रोना रोते थे कि जी चादर और चार दीवारी की वायलेशन होती है। और अब ये किस किस्म के बलोच हैं कि ये अपने ही बलोचों के घर में घुस के उनकी जो माएँ हैं, बेटियाँ हैं, बहनें हैं, उन्हें खुदकुश बमबार बना रहे हैं। तो एक तो ये देखें, ये भी हकीकत है। फिर दूसरा जो फंडेड बाय द आर एनिमीज़, ये भी एक हकीकत है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक बहुत बड़ी हकीकत है कि बलूचिस्तान का जो मसला है वो 80% माशी मसला है। मैं तो बर्मिला कहती हूँ और बार बार ये बात करती हूँ कि एक होता है डायरेक्ट पीस, एक होता है इनडायरेक्ट पीस। डायरेक्ट पीस आपके सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे, आपकी पाक अफवाज बहुत एहसन तरीके से कर रहे हैं काम, वो दहशतगर्दों का जो है वो सर कुचल रहे हैं। अब बात आ जाती है इनडायरेक्ट पीस की, और ये जिम्मेदारी बनती है हुकूमती बेंचेस पे और जो पार्लियामेंट में लोग हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है कि इनडायरेक्ट पीस को किस तरीके से मेंटेन करना है, माशी मसला हल करना है, डेवलपमेंट करनी है, हमारी जो यूथ हैं उनको डायरेक्शन भी देनी है, उन्हें सपोर्ट भी करना है, उन्हें सिस्टम में शामिल भी करना है, उनके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा करनी है। तो जंगी बुनियादों पर इस पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, we'll take a short break here. वेलकम बैक। ब्रिगेड साहब, ये जो अभी रिसेंट डेवलपमेंट हुई है
हमने थोड़े अरसे में जो इंसिडेंट्स देखे हैं उसमें BLA ने जो दहशतगर्दी के हमले किए हैं उसमें मोस्टली ख़वातीन को उन्होंने जो है ना बड़ा प्रोजेक्ट किया है, जिसको इंडियन मीडिया ने भी खूब प्रोपेगेट किया थ्रू दियर बॉलीवुड एंड अदर मीडियम्स। सो ये जो कंटेंट क्रिएशन है इसका दहशतगर्दी के फ़रोग में कितना इम्पोर्टेंट रोल है? जी हाँ, देखें कि अभी जिस तरीके से ये आपकी आवाज़ मुझे सही पास है। में मैं फरज साहब जरा ब्रिगेडियर साहब की तरफ सवाल लेकर गया हूँ, आपकी तरफ मैं आता हूँ जी। आप देखें कि पहले अब शारी बलोच थी, सुमैया थी और एक जरीना रफीक भी पकड़ी, ये सुसाइडर्स थे और 4 पकड़ी गई हैं, और जिसमें ये लाइबा वाज द 4th। वो पीछे जब इनको अप्रेस करा दिला बलोच ने कि भी एक कंप्रहेंसिव प्रेस ब्रीफिंग उनकी हुई थी, तो जिस तरह इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, बेसिकली सेक्सुअल अब्यूज भी है, और एक दूसरा इसके अलावा ये दे आर थ्रेटन कि आपको हम ऐसा कर सकते हैं और आपको थ्रेट किया जाता है। इसके बाद साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन भी इनकी बहुत सारों की होती है, और इसके अलावा ये भी है कि ऑनलाइन रिक्रूटमेंट ज़्यादातर देखी गई है, स्पेशली जो दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए, और पीछे जिन लोग इसमें इन्वॉल्व रहे उनको ग्लोरीफाई करके और उनकी कंट्रीब्यूशन और उनको जब पोर्ट्रे ऐसे किया जाता था कि उनके कोई बहुत बड़ा काम किया है फॉर द नेशन या फॉर द कौम के लिए, और इस तरह करके इनको ल्यूर इन किया जाता था और इसके बाद उनको यूज़ किया जा सकता है। और इसी तरह दिला बलोच ने भी बात की थी, जिस तरीके से लाइबा ने भी बात की, और पास में अगर नूरजहां भी पकड़ी गई थी, महल बलोच भी पकड़ी गई थी, इन सब ने ऐसी बात की थी। सो मेरा ख्याल में कि एक बिल्कुल एक मुनज़्ज़म है। फिर ऊपर से आप देखिए बलोच जगती कमेटी, जो आप समझ लें कि दिस इज द फीडर इंस्टीट्यूशन, ये प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रिक्रूटमेंट तो ये दे रहे हैं, और जब इस तरीके से आ रहे हैं सो देखें जहन साजी की जाती है, और जहन साजी जिससे मैंने कहा कि वो पुराने किस्से भी सुना के इनको तैयार किया जाता है, फिर ऊपर से ये गरीब भी होते हैं, फिर आपको फंडिंग की बात की जाती है, और रिकॉर्डिंग आप कह रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कंटेंट क्रिएशन का भी, लेकिन उसके बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स आपने बताए कि किन चीज़ों के ज़रिए इनको जो है वो अट्रैक्ट किया जाता है और उनकी ज़रूरत का फ़ायदा उठाया जाता है या सिचुएशन और हालात का फ़ायदा उठाया जाता है। फ़रज़ है भाई, ये जो CM बलूचिस्तान ने कहा है कि काफ़ी अरसे बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को ह्यूमन इंटेलिजेंस हासिल होना शुरू हुई है, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको ज़रा सा एलाबरेट कीजिएगा। और ये जो बलूचिस्तान के नौजवान हैं उनको ये दहशतगर्दी का जो ये सारा मामला है और नेगेटिव प्रोपेगेंडे से प्रोटेक्ट करने के लिए आप लोगों के ख्याल में क्या इंपॉर्टेंट स्टेप्स जो है वो लेने पड़ेंगे? एक तो ज़ाहिर है आपने उसका पहले भी हवाला दिया है कि कौन से मेजर्स लेने हैं, यूथ को किस तरह से इंगेज करना है, सारी चीज़ें करनी है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए क्या बड़े 2-3 मेजर्स हैं जो लेने चाहिए ताकि जो नेक्स्ट जनरेशन है वो इस सारे मामले में शिकार ना हो दहशतगर्द ग्रोहों का? अच्छा देखिए, यहाँ कुछ हक़ाइक़ भी मैं आपके सामने रखना चाहूँगी। जो बलूचिस्तान में मैं तो काफ़ी अरसे से काम कर रही हूँ और हम बलूचिस्तान के कोने कोने में मौजूद हैं, और मेरी कोई ड्राइंग रूम की सियासत तो है नहीं, मैं तो फील्ड में निकल के इन्हीं लोगों के बीच में रह के और इनके जो इश्यूज़ हैं उनको देख के, इसीलिए मैं आपके सामने ये हक़ाइक़ रख रही हूँ। देखिए, हम हमेशा ये बात करते हैं कि जी हमारी बच्चियों के जो जहन साजी की जा रही है, उन्हें डाइवर्ट किया जा रहा है, हमारी यूथ उस तरफ जा रही है या वो पहाड़ों पे जा रहे हैं। तो हमें बीमारी को अगर पकड़ना है तो हमें ये देखना है कि उसकी जड़ क्या है, उसकी वजह क्या है। तो उसकी वजह यही है, और बहुत बड़ी तादाद में जो हमारी यूथ मायूस हो रही है वो इसीलिए हो रही है कि वो बहुत अरसे से निगलेक्शन का शिकार है। और वो निगलेक्शन कोई बाहर से आने वाला बंदा नहीं है कि वो पंजाब से या सिंध से कोई आके असेंबली में बैठा होगा, ये हम लोग ही हैं कि हम लोगों ने काफ़ी अरसे से अपने लोगों को निगलेक्ट किया है। हमने उनको, उनकी जो उम्मीदें थीं उन पे हम सही तरीके से नहीं पूरे उतर सके। अब भी मैं समझती हूँ कि देर नहीं हुई, हमें अपने अपने इलाकों में जाकर, ये जितने भी पार्लियामेंटेरियंस हैं इनको बल्कि मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये अपने अपने इलाकों में जाएं, अपने लोगों को अपने गले से लगाएं, उनके मसाइल सुने। इंक्लूसिविटी बहुत ज़रूरी है, कनेक्टिविटी बहुत ज़रूरी है, उन्हीं लोगों को सिस्टम में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ देखें, मैं अभी 2026 है और अब्बासी साहब, हमने अभी मजबूराबाद का इलाका है पंजगूर का, वहाँ पर साफ़ पीने के पानी का प्रोजेक्ट लगाया है। इसी तरीके से खुजदार के करीब करख का एक इलाका है जहाँ पर अभी हमने साफ़ पीने के पानी का प्रोजेक्ट लगाया है।
तो इस किस्म के मसाइल बलूचिस्तान के 2026 में भी हैं। तो माशी मसला हमें जंगी बुनियादों पर हल करने की ज़रूरत है। नो डाउट ये जो हमारे जो साजिशें हैं और जिस तरीके से सिगार की रिपोर्ट भी हमारे सामने थी कि कितने जो बिलियंस डॉलर्स जा रहे हैं अफ़गानिस्तान में, तो वो इस्तेमाल कहाँ हो रहे हैं? वो बलूचिस्तान में और पाकिस्तान में इंतशार फैलाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, नो डाउट। लेकिन मैं बार बार ये कहती हूँ, ये मुट्ठी भर लोग हैं हमारे बलूचिस्तान के जो रहने वाले हैं, चाहे वो बलोच हैं, पठान हैं, पंजाबी हैं, ये वो किसी भी कास्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत मुहिब्बुल वतन लोग हैं, प्यार करने वाले और बहुत नफीस लोग हैं। उन्हें तवज्जो की ज़रूरत है, उन्हें मोहब्बत की ज़रूरत है, उन्हें इज़्ज़त से सिस्टम में शामिल करने की ज़रूरत है। और मैं हमेशा ये कहती हूँ कि बलूचिस्तान का जो मसला है वो कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 200 अरब का डेवलपमेंट बजट है बाजी साहब हमारे बलूचिस्तान का, और स्कैटर्ड आबादी है, 1.5 से 2 करोड़ की आबादी है बलूचिस्तान की। अगर ये सिर्फ 100 अरब ही लग जाए बलूचिस्तान पर तो बलूचिस्तान खुशहाल हो जाए। हमारे जो हुकूमती अरकान हैं उन्हें अकल के नाखून लेने होंगे और जड़ से पकड़ना होगा इस बीमारी को, क्योंकि दुश्मन आपकी कमज़ोरी पर वार करता है, तो हमें अपनी कमज़ोरियों को ठीक करना है। ठीक जी, राइट, पॉइंट टेकन। ब्रिगेडियर साहब, ये जो अभी अपने देखा DGI ने भी कल इंटरव्यू दिया हामिद मीर साहब को, उसमें भी उन्होंने बड़ी वजाहत से बातें की हैं अफ़गानिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में भी। ये जो बशीर ज़ेब और दूसरी दहशतगर्द तंजीमों की लीडरशिप अफ़गानिस्तान में मौजूद है, अब अमेरिकन इंटेलिजेंस रिपोर्ट भी आ गई है। इससे पहले अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट भी हम देखते रहे हैं। क्या ये जो टारगेटेड स्ट्राइक्स हैं पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान के पास इसके अलावा कोई और हल रह गया था? और इस पर भी ज़रा कमेंट कीजिएगा कि ये जो सिविलियंस को टारगेट करने का अफ़गान हुकूमत की जानिब से बयानात सामने आ रहे हैं, इसकी क्या रियलिटी है? पहले मेरे ख्याल में सिविलियन टारगेट्स की बात करते हैं कि देखें कि पाकिस्तान ने जब भी कोई एक्शन लिया है, ऑपरेशन पे गए हैं, तो उसका एविडेंस दिया है और मार्के हक में बुनियाद मरसूख में भी इसके वाज़ेह सबूत थे। जो काबुल में स्ट्राइक्स किए गए थे, 2 कैंप फोनिक्स को किया था जो 2003 से उनके पास अमेरिका के पास था, और 2014 में दैट वाज हैंडेड ओवर टू अशरफ गनी की हुकूमत को वहाँ से मिला था। तो आप देखें उसको, फिर बाद में उसको उन्होंने यूज़ किया, फिर वहाँ पे इसके बाद ये तालिबान आके बैठ गए। तो उसके बाद इस बार से बेसिकली एक एमिनेशन डंप भी था और रिक्रूटमेंट सेंटर भी थी। यहाँ पे अलकायदा, TTP और तालिबान का, अफगान तालिबान रजीम की यहाँ पे मुलाकातें भी होती थी और यहाँ से रिक्रूटमेंट भी होती थी। अब सवाल ये पैदा होता है, अगर ऐसा हुआ था तो बड़ी सिंपल से बात है। सवाल ये कि उनसे पूछा जाए कि ठीक है, फिर आप इंटरनेशनल मीडिया को ले जाएं, उस साइट का विजिट करवाएं और दिखाएं कि यहाँ पे पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए थे। उस पर वो तैयार नहीं है। सेकंड, आप अरेंज करें कि एक मास फ्यूनरल्स, जो 500 लोग आप कह रहे थे कि वहाँ पे मारे गए हैं, जिस तरीके से ईरान में फ्यूनरल्स हुए हैं, मिनाब स्कूल की बच्चियाँ जब शहीद हुई तो फ्यूनरल्स हुए हैं, या उनके बहरिया के जो कैडेट्स और ऑफिसर्स थे वो जब उनके मारे गए तो उनकी फ्यूनरल्स हुए। सो वो टेलीवाइज करके उन्होंने दिखाया। तो यहाँ पे ये दिखाते हैं क्योंकि वो ऐसे करने को तैयार नहीं। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ एक और ये है, देखें कि पूरे काबुल आई कि वहाँ कहते हैं वहाँ से जो सेकेंडरी डेटोनेशंस हुई हैं, और वो इसी तरह लगातार थे क्योंकि वो डम था, तो लगातार उसके बाद से वो उसमें धमाके होते रहे हैं। तो वो एक्चुअली वो था, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान को मलाइन करना था, पीछे से इंडिया नैरेटिव पुश करना था, तो वो उन्होंने ऐसी कोशिश की, तो लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं हो सके। और अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनेशनल मीडिया है जो अगेंस्ट पाकिस्तान हॉस्टाइल है, वो उन्होंने वही लाइन ली जो वो चाहते थे, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज तो इसी तरीके से हैं। दैट इज वन थिंग। राइट, बाकी आपने देखा कि हम सर वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, क्विकली जरा कमेंट कीजिएगा जी। बाकी आप देखें, हमने हर मुमकिन कोशिश गए यहाँ से, आपके यहाँ से एम्बेसडर सादिक गया है, एम्बेसडर दुर्रानी गए हैं, फॉरेन मिनिस्टर गए हैं, इंटीरियर मिनिस्टर गए हैं, चाइनीज ने कोशिश की, आपके मॉस्को फॉर्मेट्स के प्लेटफॉर्म आपने यूज़ किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के साइड लाइन से आपने बात की, SCO के प्लेटफॉर्म से बात की, आप दोहा पर बातचीत हुई, इस्तांबुल में बात हुई। देवर एडमेंट की उन्होंने तैयारी, उनको देवर नॉट रेडी। तो फिर इट वाज द ओनली ऑप्शन कि पाकिस्तान ने एक clear cut policy. We had no choice but to fight against these elements. Thank you so much, Brigadier Retired Muslim साहब, फराह अजीम शाह साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मईशत पर बात करेंगे। ईरान, इसराइल, अमरीका वॉर के बाद दुनिया में और पाकिस्तान की मईशत पर क्या असर पड़ने वाला है, इस पर बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक।
वेलकम बैक। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल के बायस आज एशियाई स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी देखने में आई, जबकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स भी तकरीबन 2% गिर गया है। उधर इसराइल की जानिब से ईरान के गैस फील्ड्स पर हमलों और उसके जवाब में ईरान की तरफ से कतर की ऑयल रिफाइनरीज को निशाना बनाने के बाद आलमी मंडी में ऑयल प्राइसेस में 7% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। इस बढ़ती हुई कशीदगी के तनाजुर में वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने वार्न किया है कि अगर ये तनाज़ा आइंदा 3 माह तक जारी रहा तो दुनिया भर में मजीद 4.5 करोड़ अफराद शदीद ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हो सकते हैं, जिससे मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 36 करोड़ से तजावुज़ कर जाएगी। इस हवाले से ख़ास तौर पर वो ममालिक ज़्यादा मुतासर होंगे जो तेल की दरामदात पर इन्हिसार करते हैं, और पाकिस्तान भी उन्हीं ममालिक में शामिल है, जिसके लिए ये सूरत हाल अब खासी तशवीशनाक होती जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साजिद अमीन, इकोनॉमिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। मुझे बताएं कि ये ऑयल की प्राइसेस में जो हम देख रहे हैं एक अदम इस्तेहकाम है, क्या पाकिस्तान को बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्राइसिस का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों में? जिस तरह आप फिर देख रहे हैं कि ये ऑयल रिजर्व्स को एक दूसरे के निशाना बना रहे हैं, 7% प्राइस अप गई है उसकी। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? जी बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल ये तो तय है कि हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे उसका असर आएगा, लेकिन वो कितना आएगा वो डिपेंड करता है कि ये जंग जो है वो कितनी लंबे अरसे चलती है, खासकर जो अपना हुर्मुज़ है वो कितनी देर तक बंद रहती है। क्योंकि इस वक्त 2 तरह के बेयकीनी की सूरत हाल है कि एक तो ये है कि क्या ऑयल की सप्लाई कब अवेलेबल होगी, क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ा सा जो आपके रेड सी है वहाँ से कुछ आना शुरू हो गया है, बट ग्लोबल जो मार्केट्स तय हो रही हैं प्राइसेस जहाँ पे वो अभी पैनिक में है। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो हमने एक असेसमेंट की है कि जो रफली $6 बिलियन के करीब जो है वो नेट बर्डन जो है वो इंपोर्ट्स पे आएगा अगर ये 2 से 2.5 महीने कन्फ्लिक्ट रहता है। अगर ये इससे आगे चलता है और लंबा होता है तो ये शायद इससे बढ़ सकता है। कुछ अंदाजे हैं कि ये $8 से $10 बिलियन की रेंज में जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस पे वो आ सकता है, क्योंकि इस वक्त तक हम देख रहे हैं कि 40% के करीब जो आपकी जो तेल की कीमतें हैं वो बढ़ गई हैं ग्लोबली। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट जरूर आएगा इसके 6 से $8 बिलियन आप रफली कह सकते हैं। ठीक, अब अगर आज ये वॉर ख़त्म भी हो जाए तो एनर्जी सप्लाईज को रिस्टोर होने में आपके ख्याल में कितना टाइम लगेगा? हाँ, इस पे बहुत सारी जो एनर्जी एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि इस वक्त जो 2 से 3 महीने रफली इसलिए लग सकते हैं कि हमने देखा खासकर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि जो हमारी जो LPG है, जो LNG हमारी सारी कतर से आती थी। अगर 13 वेसल्स महीने में आते हैं तो 12 जो है वो कतर से आते हैं, और वहाँ पे हमला भी हुआ है, वो डैमेज भी हुआ है, वो जो यूनिट्स हैं वो बंद हो गए हैं। तो उनको रीस्टार्ट करने में, फुली फंक्शनल करने में और उसको करने में वो एक्सपर्ट्स का ख्याल है कि वो 2 महीने के तकरीबन जो है वो लग जाते हैं। तो अगर आज भी ये स्टार्ट होता है तो फुल पीक तक आने में मुझे लगता है 2 से 3 महीने जो है वो लग सकते हैं। लेकिन एक और चीज़ जो इसमें है, इस वक्त अगर हम फ्यूचर बाइंग्स देखें जो मार्च 2027 के उस पर हो रही हैं, तो उसमें जो मार्केट का मैसेज है अभी तक का वो शायद यही है कि ये प्राइसेस जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएंगी। मार्केट्स इसको लंबे अरसे तक चलता जो है वो नहीं देखना चाह रही या नहीं देख रही इस वक्त। कम से कम इस वक्त के जो सौदे हैं फ्यूचर के वो $60 से $65 पर बैरल के हो रहे हैं ऑयल के। तो इसका मतलब है कि मार्केट ये मैसेज दे रही है कि शायद ये बहुत लंबा नहीं चलेगा और जो प्राइसेस हैं वो जल्दी नॉर्मलाइज हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्कों का मसला है कि हमारे पास जो स्टॉक है वो शायद 20 दिन का है। वो पैनिक है जो हम जैसे पाकिस्तान को खासकर हुआ, हमने देखा 55 लीटर फी लीटर बढ़ते भी 55 रुपीज़, वो शायद उसी का था कि हमारा स्टॉक बहुत थोड़ा था। वो मुल्क जिनके पास 2 से 3 महीने का स्टॉक है वो शायद रिलेटिवली सेफ पोजीशन में है, और मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि अगले 2 से 3 महीने में चीज़ें जो है वो एडजस्ट हो जाएंगी। सो अगर ये जंग जो है वो प्रोलॉन्ग करती है फॉर गुड 1 मंथ, तो आपके ख्याल में इन्फ्लेशन पे कितना असर पड़ेगा? कितना वो ग्राफ जो है वो हाई हो सकता है इन्फ्लेशन का? जी, आई थिंक ये सबसे बड़ा अहम सवाल है, क्योंकि जो जंग का असर आम आदमी पे जाएगा वो महंगाई की सूरत में जाएगा। और हमने देखा है ग्लोबली ऑलरेडी जो महंगाई है वो बढ़ना शुरू हो गई है। और अमेरिका में भी गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान में भी हमने देखा बढ़ते, और जगहों पर भी। तो हमने एक जो रफ सा एस्टिमेट किया है कि अगर ये जंग 2 महीने टोटल चलती है, जो पीछे चल चुकी है, और ऑयल प्राइसेस जो है वो ग्रेजुअली एडजस्ट होती हैं, और 1 साल या 8 महीने के बाद $90 या $70 से $90 की रेंज में एडजस्ट होती है, तो जो पाकिस्तान का इन्फ्लेशन है
वो जो हमारा टारगेट है 5 से 7% का, उससे डबल हो जाएगा। 11 से 13% की रेंज में जो है वो एक्सपेक्टेड है एवरेज इन्फ्लेशन जो हमारा रहेगा। और हमारा ऑलरेडी जो फरवरी का इन्फ्लेशन है वो हाई साइड पे है, 7% के आसपास है। तो एक्सपेक्टेड यही है कि जो मार्च का इन्फ्लेशन है ये 10% की रेंज में जा सकता है, क्योंकि इस वक्त हमने महंगाई उसका जो रमज़ान इफेक्ट भी है और ये जो पेट्रोल प्राइस का इंक्रीज का इफेक्ट है वो भी है, तो ये मिलकर 10% के करीब जा सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंगली मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, पेट्रोलियम प्राइसेस तो बढ़ी, लेकिन इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान में गाड़ियां सड़कों पे कम नहीं हुई, रश वैसा ही लगा हुआ है। और हमारी भी गवर्नमेंट ऑस्टेरिटी कैंपेन चला भी ले, लेकिन पब्लिक का भी कोई प्रोग्राम नहीं है ऑस्टेरिटी का, और ना ही वो जो गवर्नमेंट क्या उससे बचा लेगी। जाहिर है सिंबॉलिक है वो सब कुछ भी, लेकिन हमें एज ए नेशन भी वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि हमें खुद अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कैसे करना है। गाड़ियाँ वैसे ही सड़कों के ऊपर घूम रही हैं, हर शहर भरा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई गाड़ियाँ पार्क। जी बिल्कुल, आप रोड्स पे देखें तो रफली उतनी ही गाड़ियां नजर आ रही हैं। जी, एज ए नेशन हमने उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी के तौर पे लेना है चीज़ों को, लेकिन वो जाहिर है हर बंदा वो दूसरे को देखता है, कहता है कि ये करेंगे हम नहीं। डॉक्टर साहब ये बताइए, जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने बात की ये बड़ी अलार्मिंग है। अब वो फूड शॉर्टेज की जो बात कर रहे हैं, पाकिस्तान भी इसमें वनरेबल हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉवर्टी लाइन है वो 29% पर पहुंच चुकी है। पाकिस्तान के लिए भी एक सीरियस क्राइसिस होगा। हमारा तो फूड बास्केट वैसे भी अब शॉर्ट होता जा रहा है, हमने तो सारी उस पर जो है वो रियल एस्टेट बिजनेस हो गया, हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड थी। हमारे मेरे ख्याल ये जो क्राइसिस है ये तीन तरह से गुर्बत को बढ़ा सकता है। उसके अंदर सबसे पहले तो जो आपकी कुव्वत खरीद है वो कम हो जाती है। अगर आपका इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन से डबल चला जाता है, अगर आपने 5 से 7% का टारगेट रखा हुआ है और वो 9 से 10% या 11% के रेंज में आता है, तो एक तो बहुत सारे लोग जो खते गुर्बत के आसपास होते हैं वो ज़ाहिर है कुव्वत खरीद कम होने से खते गुर्बत से नीचे चले जाते हैं। एक और इसका जो बड़ा इम्पैक्ट है जिस पर बहुत कम बात हो रही है कि हमारी ये तवक्को है कि अगर ये 2-3 महीने से ज़्यादा चलता है ये कन्फ्लिक्ट, तो शायद जो हमारा ग्रोथ है, जीडीपी का ग्रोथ है, और वो टारगेट जो हमारा 4%, 4.2% के करीब स्टेट बैंक का ख्याल है, वो शायद 3.3% तक आ सकता है कम होके। तो उसकी वजह से अगर आपका 1 परसेंटेज पॉइंट ग्रोथ रेट्स डाउन होता है तो ज़ाहिर है उसका डायरेक्ट मतलब जो है वो बेरोज़गारी और जो गुर्बत में इजाफा है, नंबर 2। नंबर 3 जो फूड आइटम्स हैं, क्योंकि आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट डायरेक्ट बढ़ जाती है। और मैं एक दोस्त से बात कर रहा था जो मंडी में काम करता है, उनका था कि बाज़ का ये हो रहा है कि इवन जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है वो उस प्रोडक्ट की एक्चुअल कास्ट के बराबर बाज़ बात होती है, उससे भी शायद ज़्यादा हो रही है। तो ये तीनों चीज़ें मिलके पाकिस्तान जैसे मुल्कों के लिए जहाँ ऑलरेडी जो आमदन के मौके हैं वो बहुत कम हुए हैं, टाइट हैं, टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं, इन्फ्लेशन रिलेटिवली हाई साइड पे जा रहा है, ज़्यादा लोग जो है वो खतरे गुर्बत से जो नीचे वो जा सकते हैं मज़ीद भी। सो आपके ख्याल में इस सारी सिचुएशन को सामने रखते हुए इंटरेस्ट रेट भी दोबारा एक दफ़ा बढ़ सकता है? हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली तवक्को यही है कि हमारा चूँकि इस वक्त जो लेट्स सी कि अगर मार्च में इन्फ्लेशन का आपका नंबर 9% के करीब आता है एवरेज, या 9 और 10 की रेंज में आता है, तो आपका रफली जो रियल इंटरेस्ट रेट है वो मतलब 0 के करीब हो जाएगा, बहुत थोड़ा रह जाएगा 0.5, कि आपके इन्फ्लेशन में और इंटरेस्ट रेट में जो डिफरेंस है बड़ा कम रह जाएगा। लेकिन मुझे लगता है कि स्टेट बैंक शायद कम से कम एक आधा MPC और देखना चाहेगा, क्योंकि इस वक्त बेयकीनी यही है कि ये कब ख़त्म हो जाता है। तो शायद अगली MPC में भी हम नो चेंज ही देख रहे हूँ, लेकिन कम से कम वो जो इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेस थे वो अब बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं। अब सिर्फ ये देखना है, वो सिंगल डिजिट वाला मामला अब नहीं हो सकता, उसके बहुत कम चांसेस हैं, ऑलमोस्ट ना होने के बराबर उसके चांसेस हैं। सिर्फ ये देखना है कि अब वो दोबारा कब बढ़ सकती है इंटरेस्ट रेट। राइट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साजिद अमीन हमारे साथ मौजूद थे और इकॉनमी की क्या सिचुएशन होगी उस पर रहे थे। बज़ाहिर तो इस वक्त कोई सूरत हाल नहीं दिखाई देती, जंग जिस स्केल पर, जिस लेवल पर चल रही है, टेंशन जिस लेवल पर है, दुनिया की बड़ी बड़ी पावर्स फेल हो गई हैं एक दूसरे को समझाने में और कन्विंस करने में कि इस क्राइसिस से कैसे निकला जाए। और अमेरिका ख़ुद भी जो है वो अंदर से भी उनमें क्रिटिसिज्म जारी है, लेकिन अपेरेंटली ऐसा लगता है कि जैसे जंग शुरू हुई थी उसी तरह सडन ख़त्म भी होगी, क्योंकि डायलॉग के ज़रिए फ़िलहाल ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं देता। ख़ुद अमेरिका को ये फ़ैसला करना है कि उसने इस जंग का क्या रिज़ल्ट निकालना है। तो प्रोग्राम आपने देखा, लंबा से गुजार दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।